नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 2024 का लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। इस चुनाव में हमने देखा है कि अब सिर्फ 2 चरणों का मतदान बाकी है और इनमें भी जो 2 चरण बाकी हैं उनमें से एक जो चरण है, यानी जो सेकंड लास्ट चरण है, उसके लिए परसों दिल्ली सहित देश में कई अन्य राज्यों में वोट डाले जाएंगे। लेकिन ये चुनाव जब से शुरू हुआ, सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि चुनाव प्रचार जब से शुरू हुआ, चुनाव का प्रोसेस जब से शुरू हुआ, 2 बातें लगातार इस चुनाव में कही जा रही थी। यानी ये कह सकते हैं कि ये चुनाव एक तरह से जो विपक्षी गठबंधन है उसकी तरफ से कुछ लोगों ने 2 मुद्दे उठाकर इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है और इन 2 मुद्दों को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। इनमें पहला मुद्दा जो है वो ये कहा गया कि ये चुनाव तानाशाह शासक के खिलाफ है। आप समझ गए होंगे जब मैं तानाशाह शासक कह रहा हूं तो उसमें निशाना विपक्ष की तरफ से और विपक्ष के कुछ अन्य जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग हैं, या विपक्ष का जो टूल किट है, विपक्ष के उस टूल किट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हुए कहा गया कि यह चुनाव तानाशाह शासक के खिलाफ है। और दूसरा जो नैरेटिव बनाया गया वो ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी अगर फिर से सरकार में आ गए तो संविधान बदल देंगे, क्योंकि मोदी संविधान को नहीं मानते, क्योंकि वो तो तानाशाह हैं। लेकिन बीते 24 घंटे में एक ही राज्य में 2 घटनाएं एक साथ घटी हैं, या कुछ घंटों के अंतराल पर 2 घटनाएं घटी हैं। और ये 2 घटनाएं इस देश को यह समझाने के लिए मुझे लगता है पर्याप्त हैं कि देश में असली तानाशाही कहां हो रही है और असली तानाशाह कौन है। आज 2 टूक में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो वक्त आ गया कि देश को समझना जानना चाहिए कि असली तानाशाह कौन है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इन 2 घटनाओं को बताता हूं, जो 2 घटनाएं बीते 24 घंटे में एक साथ घटी। उसके पहले तानाशाह व्यक्ति कौन होता है? तानाशाह व्यक्ति वो होता है जो संविधान को नहीं मानता, देश के कानून को नहीं मानता, अदालतों को नहीं मानता। अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने एक बहुत अहम फैसले में साल 2011 के बाद जिन लोगों को ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया था उन सभी लोगों का सर्टिफिकेट रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों लिया? हाईकोर्ट ने फैसला इसलिए लिया क्योंकि हाईकोर्ट का यह मानना है, और ऐसा लगता है साफ तौर पर, जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी की जो कैटेगरी थी, ओबीसी की जो लिस्ट थी, उसमें तमाम जातियों को जोड़ा और इनमें करीब 71 नई जातियों को जोड़ा, जिनमें 71 जातियों में 65 जो जातियां थी वो मुस्लिम समुदाय की थी। और इन जातियों को ओबीसी आरक्षण के दायरे में जोड़ने के बाद पश्चिम बंगाल में, ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम बंगाल में करीब 92% मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ जो है अब वहां पर मिल सकता है। 92%। देश में, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जहां 92% किसी एक समाज को, किसी एक समुदाय को 92% हिस्से को आरक्षण में आने वाला कैटेगरी मान लिया जाए कि ये इतने पिछड़े हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने इसको असंवैधानिक माना, अवैध माना, और कोलकाता हाईकोर्ट ने ये तमाम जो ओबीसी सर्टिफिकेट थे उनको रद्द कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी उसके बाद आती हैं और वो कहती हैं, खुलेआम कहती हैं, सार्वजनिक रूप से कहती हैं कि वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी। सोचिए, इस देश में एक मुख्यमंत्री उस राज्य की हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने से, मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहती है मैं इस फैसले को नहीं मानूंगी। अब मेरा सवाल आपके सामने यह है कि जो अदालत को, जो शासक खुद को देश की अदालतों से ऊपर माने, क्या वो तानाशाह है या नहीं? इसका फैसला बंगाल को और देश की जनता को करना चाहिए।
लेकिन आज दो टूक में मैं इस पर चर्चा करूंगा, इस पर आगे बढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए आज इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी सभाओं में मुद्दा उठाया। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनना चाहिए और साथ साथ ममता बनर्जी को भी सुनना चाहिए, जो खुलेआम मंच पर कह रही हैं कि वो अदालत का ये फैसला नहीं मानेंगी। सुनिए जरा। बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए, कोर्ट न होती तो क्या होता? ये पिछड़े समाज के लोग करते क्या? ये मेरे दलित भाई बहन क्या करते हैं? ये मेरे आदिवासी भाई बहन क्या करते हैं? लेकिन साथियों, आप ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। तो ममता बनर्जी अदालत का सम्मान तो करती हैं, लेकिन कैसे सम्मान करती हैं कि अदालत का फैसला उसको फाड़कर कूड़े में फेंक देती हैं और वह कहती हैं मैं इस फैसले को नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। तो सवाल फिर मेरा आप सबके सामने है, क्या ये तानाशाही है या नहीं? लेकिन मैं इससे आगे भी बढ़ता हूं। इससे पहले कि आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करूंगा, इससे पहले एक और चीज पर जरूर गौर करना जरूरी है। तानाशाह व्यक्ति वो होता है जो हर हाल में हर चीज का बदला लेने के लिए आतुर होता है, जो ये तय कर लेता है कि अगर वो कहीं पीछे हटना पड़ा, अगर उसको कहीं शिकस्त खानी पड़ी, तो वो इसका बदला जरूर लेंगी। और बदला कैसे लेंगी या कैसे लेंगे, वो क्या बदला होता है, वो आज आपको नंदीग्राम में समझ आ रहा है। नंदीग्राम में भी देखना चाहिए। नंदीग्राम में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। आपको यह भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। एक सीट पे चुनाव बाकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई हिंसा नहीं, आतंकी हिंसा जरूर हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टियों में या पॉलिटिकल पार्टियों पर हमले, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। वो जम्मू कश्मीर जो 30 साल से आतंकवाद की चपेट में था। लेकिन बंगाल में हिंसा हो रही है, चुनाव के हर चरण में हो रही है। और बंगाल में अब नंदीग्राम में एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। इससे पहले मई के अंदर, मई महीने में ममता बनर्जी ने खुलेआम मंच पर यह कहा था
कि नंदीग्राम में, आपको अच्छी तरह से याद होगा, नंदीग्राम में उनको शुभेंदु अधिकारी से शिकस्त खानी पड़ी थी, वो चुनाव हार गई थी। तो ममता बनर्जी ने इसी साल 12 मई को एक सभा में कहा कि नंदीग्राम में उनको गड़बड़ करके हरवाया गया और वो इसका बदला जरूर लेंगी। कैसे लेंगी वो पता चल जाएगा, और अब देश को पता चल गया है। जरा देखिए नंदीग्राम में क्या हुआ और बीजेपी उसको लेकर क्या आरोप लगा रही है, सुनिए जरा। নন্দীগ্রামের ঘটনাটা তো আমি আপনাদের আগেই বলেছি। আমাকে প্রতারণা করা হয়েছে, আমার রিগিং করা হয়েছে, টোটাল ভোট লুট করা হয়েছে। সেদিন ডিএম এসপি সবাইকে চেঞ্জ করে দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে গায়ের জোরে ইলেকশন কমিশনের সাহায্যে ডিএম চেঞ্জ করেছিল, এসপি চেঞ্জ করেছিল, আইসি চেঞ্জ করেছিল, আর ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরেও লোডশেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি আজ নাও কাল এর বদলা তো নেবই। কিভাবে নেব, কেমন করে নেব, সেটা আগামী দিন পথ দেখাবে। जो नंदीग्राम शांत था वो शांत को अशांत करके गया है। इसका फल हमने देखा है कि अभी हमारा एक कर्मी अभी मर्डर हो गया है और 2 कलकत्ता में वहाँ पे भर्ती हुआ है नर्सिंग होम में, और साथ हमारा जो कार्यकर्ता है वहाँ पे नंदीग्राम हॉस्पिटल में भर्ती है। ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आइए। तो नंदीग्राम में जो कुछ हो रहा है, नंदीग्राम पर जो मौन है उनसे पूछा जाना चाहिए कि तानाशाह कौन है। लेकिन साथ साथ तानाशाही के कुछ बीज जो हैं वो पंजाब में भी दिख रहे हैं। हालांकि मेरी चर्चा आज जो है बंगाल पे सीमित होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं एक और खबर है मेरे पास। जो तानाशाही के कुछ बीज हैं वो पंजाब में भी दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? पंजाब में अजीत के संपादक को, जी हाँ, पंजाब में प्रतिष्ठित अखबार है अजीत के संपादक को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में अजीत अखबार के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार बरजिंदर सिंह हमदर्द के खिलाफ एफआईआर हुई है। माफ कीजिएगा, इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, और यह एफआईआर इसलिए हुई है क्योंकि बरजिंदर सिंह ने और इस अखबार ने पंजाब में जो भ्रष्टाचार के कुछ मामले हैं उनको उठाया था और उसके बाद बरजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। माफ कीजिएगा, फिर मैं माफी चाहता हूं, उनके खिलाफ एफआईआर लिख ली गई है। और एफआईआर लिखने के साथ साथ बरजिंदर सिंह को लेकर के इस मामले में वहां की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ जालंधर में कुछ जो है रैलियां निकालने की तैयारियां हो रही हैं और उन रैलियों में कांग्रेस भी शामिल होगी, ऐसा कांग्रेस कह रही है। तो कांग्रेस एक तरह से संकेत दे रही है कि पंजाब में जो शासक हैं वो तानाशाह के रास्ते पर हैं। अब देश की जनता तय करे कि असली तानाशाह कौन है। लेकिन मैं फिर लौटता हूं आज पश्चिम बंगाल की घटना पर, जिसका मैंने सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया। एक, हाईकोर्ट का फैसला मानने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया, और दूसरा, नंदीग्राम में हिंसा हुई। इन दोनों ही मसलों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं परिचय करवा दूं। मेरे साथ सौरभ सिकदर जुड़ चुके हैं। सौरभ सिकदर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राजीव तिवारी टीएमसी के नेता हैं। राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। डीके दुबे मेरे साथ जुड़े हैं, संवैधानिक मामलों के जानकार हैं। शुरुआत डीके दुबे जी मैं आपसे ही करता हूं। ये पूरा जो फैसला है इसको कानूनी रूप से कैसे देखा जाना चाहिए? ममता बनर्जी कह रही है इस फैसले को नहीं मानेंगी, पर एक सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, हाईकोर्ट का फैसला है,
तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है उसको। अगर उनको लगता है हाई कोर्ट में कुछ गलत हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। तो फिर उसमें क्या ये तरीका सही है कि अगर हाई कोर्ट का नहीं मानना, हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। नहीं, देखिए, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे फैसला नहीं मानना, सम्मान है लेकिन नहीं मानना, ये कंटेम्प्ट नहीं, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द कोर्ट खुलेगी सोमवार को, और सोमवार को ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामले में आना चाहिए। पहली बात तो ये है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो ये स्टेटमेंट सीधा दिया जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर का 370 का डिसीजन आया तो सबने कहा कि भाई हम दोबारा रिव्यू करेंगे, वो रिव्यू हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने कल कहा, उस विषय में इतनी जान है, क्योंकि 2 नोटिफिकेशन है। मैं आप जो आंकड़ा 65 का बता रहे हैं वो 77 है। अच्छा, 77 दो नोटिफिकेशन है। एक कम्युनिस्ट शासन का नोटिफिकेशन है 2010 की फरवरी का, और उसमें 42 जातियां ओबीसी में जोड़ी गई थी, जिसमें 41 मुस्लिम थे। और फिर जब ये नई सरकार बैठ गई ममता बनर्जी की, तो इन्होंने क्या किया कि 2011 में एक फिर से नोटिफिकेशन किया, और उस नोटिफिकेशन में अब की बार 35 जातियां जोड़ी, इनमें से 34 मुस्लिम थी। तो 77 में से 75 मुस्लिम जातियां उसमें जोड़कर ओबीसी नोटिफिकेशन करके राज्य में शामिल करवा दिया गया। और जो एक्ट था बैकवर्ड एक्ट 2012 इन्होंने पास किया, उसमें रिट्रोस्पेक्टिवली इसको सबको जोड़ लिया। 2011 में ही पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में कई एक चली गई थी, उनकी सुनवाई चल रही थी, बहुत लंबा समय लगता है, प्लीडिंग राज्य सरकार अगर सहयोग ना करे तो लंबा समय लग जाता है। हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ये है कि राज्य सरकार किस आधार पर नोटिफिकेशन करके कर सकती है। उसका तो एक प्रॉपर कमीशन होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर डेटा कलेक्शन होना चाहिए, और डेटा कलेक्शन के बाद उसकी रैशनैलिटी होनी चाहिए। आपके कमीशन की रिकमेंडेशन कहां है? और जिन मुस्लिम जातियों का ये आधार दिया गया कि वो पहले हिंदू थे और हिंदू के बाद वो मुसलमान कन्वर्ट हो गए, तो फिर उनकी रिजर्वेशन जारी रहने चाहिए। तो हाई कोर्ट ने जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम क्यों हो गए, इसका कारण किसी ने ढूंढा है क्या? उसके पीछे वो जो मुस्लिम हो गए और अब वो कहने लगे कि हम जाति व्यवस्था से बाहर हो गए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब जब जाति व्यवस्था से बाहर हो गए, तो फिर ये ओबीसी रह कैसे गए, या ये बैकवर्ड रह कैसे गए? हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जो ये पूरे नोटिफिकेशन दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये केवल पॉलिटिकल गेन्स के लिए नोटिफिकेशन आए हैं। इनमें कोई रैशनैलिटी या इनके पीछे का कोई आधार नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज का मामला है, और ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी कोट किए हैं, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि बिना कमीशन की रिकमेंडेशन के किसी को भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता, या राज्य सरकार के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो बिना कमीशन की रिकमेंडेशन और बिना कमीशन के पूरे आधार के वो नोटिफिकेशन कर दे। उन्होंने 2022 का एक जजमेंट कोट किया है और पीछे के जजमेंट कोट किए हैं। मैं आपको एक चीज बेसिक बताऊं, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन का नंबर आया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा भाई जाति तो हम नहीं लिख सकते इसमें, लेकिन एक कमीशन बनाएंगे, वो कमीशन ये तय करेगी कि अभी बैकवर्ड कौन है, उसका एक फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूले के आधार पर जो जातियां उस कमीशन के फॉर्मूले पर फिट बैठ रही होंगी, उनका एक शेड्यूल बनाएंगे, जिसको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहेंगे। यानी कि कास्ट और ट्राइब, पार्टिकुलर कास्ट या पार्टिकुलर ट्राइब कोई बैकवर्ड नहीं होगी, जो उस फॉर्मूले के अनुसार बैकवर्ड होगा वो इसमें आ जाएगा। इस आधार पर हम लगातार क्या करते हैं कि कभी कुछ जातियां बैकवर्ड हो जाती हैं, कभी उनको एससी घोषित कर देते हैं, तो वो फॉर्मूले के अनुसार, जो कमीशन के फॉर्मूले होते हैं उनके अनुसार जो जातियां उसमें आ जाती हैं वो आ जाती हैं। तो जब रिजर्वेशन मनमोहन सिंह सरकार ने 2012-13 में एक हरियाणा को लेकर किया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो बिना कमीशन के, बिना फॉर्मुलेशन के, बिना रैशनैलिटी के, बिना सर्वे के, बिना डेटा के कोई भी रिजर्वेशन घोषित कर दे, और कारण उसका सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना हो। इसलिए वो असंवैधानिक है। अभी महाराष्ट्र का रिजर्वेशन असंवैधानिक घोषित किया है। 2005 में मुस्लिम रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में किया गया था,
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी 2005 में मुस्लिम रिजर्वेशन को असंवैधानिक घोषित किया था इस आधार पर कि इसका कोई बैकअप नहीं है, इसका आपका कोई आधार नहीं है, बिना आधार के कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जजमेंट में उन्होंने डिटेल्ड सारी चीजें डाली हुई हैं और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज है, इसके अलावा कुछ और इसके पीछे नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि कई जगह ये पॉलिटिकली कहा जा रहा है कि भाई ये जो बंगाल सरकार ने किया, ये तो सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसकी बेसिस पर किया। नहीं, देखिए, कोई भी कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है वो SC/ST कमीशन या बैकवर्ड कमीशन नहीं है। वो जो भी कमीशन हम अपॉइंट करते हैं वो कमीशन केवल एक एनालिसिस करता है, जबकि SC/ST कमीशन की जब हम बात करते हैं, OBC कमीशन की बात करते हैं, तो बाकायदा वो डिटेल्ड फॉर्मुलेशन करता है और फॉर्मुलेशन करके वो बताता है कि किसके पास कितने संसाधन हैं, किसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, किसके पास क्या क्या है, और उस इतना अगर है तो वो जातियां उसमें आएंगी, अगर इतना नहीं है तो वो जातियां नहीं आएंगी। इसलिए सच्चर कमीशन अगर कहता है तो वो कोई आधार नहीं बनता है कि आप उसके आधार पर कुछ कह दें। और सच्चर कमीशन केंद्र का कमीशन था, क्या केंद्र ने रिकमेंडेशन की? दूसरी एक और बात इसमें आती है हमेशा से, अगर राज्य सरकार के किसी कमीशन ने रिकमेंडेशन की भी है तो राज्य सरकार उसकी रिकमेंडेशन को अपने पैड पर केंद्र सरकार को भेजती है और केंद्र वहां से स्वीकृति देता है, तभी रिजर्वेशन घोषित होता है। ऐसे रिजर्वेशन भी घोषित नहीं। तो सच्चर कमीशन की अगर बात करते हैं तो भी क्या उन्होंने कोई रिकमेंडेशन केंद्र को की और केंद्र से उन्होंने स्वीकृति ली क्या? जो राष्ट्रीय SC/ST आयोग है या फिर राष्ट्रीय OBC आयोग है, ऐसा कोई पीछे का बैकअप उसमें नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको अवैधानिक घोषित किया। इसलिए सच्चर कमीशन की जो बात कही जा रही है वो उसका कोई आधार नहीं बनता। ओके, राजीव तिवारी, आपका रिस्पॉन्स क्या है? क्योंकि कानूनी रूप से ये पूरा मामला जो है ये साफ तौर पर जो है हाई कोर्ट ने जो माना कि ये संविधान के विरुद्ध है, ये सिर्फ पॉलिटिकली गेन लेने के लिए किया गया। यानी कोर्ट या जज साहब ये तो नहीं कह सकते कि तुष्टीकरण के लिए किया गया, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सब किया गया। अब ममता दीदी कह रही है कि इस फैसले को मानेंगे नहीं। आपको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि अदालत के, हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माने, तो ये तो संविधान की सीधा सीधा धज्जियां उड़ाना हुआ। ये राजनीतिक से प्रेरित है और ममता बनर्जी का विकास, ममता बनर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल का विकास की है, यह मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मोदी जी को OBC आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण, ये सभी तो हमारे देश के ही लोग हैं, चाहे वह मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और सभी को लेकर के चलने के लिए ममता बनर्जी कटिबद्ध है। वो नहीं चाहती है कि किसी को जो है। राजीव तिवारी, आप म्यूट पे चले गए। अच्छा, आपने एक मिनट, आप म्यूट पर है राजीव तिवारी, तो काम है। हाँ राजीव तिवारी, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद एक मिनट, एक छोटा सा सवाल, फिर आपने कहा राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक साजिश कोर्ट ने करी है क्या? क्योंकि फैसला तो कोर्ट का है। आप देखिए अशोक जी, आपने आज से 2 महीना पहले देखे कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गांगुली ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में कितना जो है अपना विचार प्रकट किए और कितना खिलाफ में दिए, और एक किसको बचाने के लिए, तो बीजेपी के एक नेता को बचाने के लिए आपने देखा। और वही व्यक्ति आपका अगस्त महीना में रिटायर होने वाला था, उसने आज 4 महीना पहले रिटायरमेंट लेकर के और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया और आज तमलुक से कैंडिडेट है। तो आज भारत का एक इतिहास कहा जा रहा है, एक हाई कोर्ट के जज के ऊपर लोग विश्वास करते थे। आज हाई कोर्ट के जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज एक दिन के लिए इंदिरा गांधी को जो है जेल दिया था, हाई कोर्ट का जज एक दिन के लिए कल्याण सिंह को जेल दिया था, और आज हाई कोर्ट का जज जो है धड़ाधड़ अपना पावर का इस्तेमाल करके और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में देते चला गया। तो ये मनमानी नहीं है, इसको आप क्या समझते हैं? तो आप इसको राजनीतिक साजिश मान रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये
अदालतों की मनमानी है और अदालतें एक राजनीतिक साजिश के तहत ये फैसला दिया है। कुछ इसलिए लोग ममता हैं हाँ मोदी जी के अधीन में है, और जो है गलत इलेक्शन के समय में, हाँ अभी जो है इलेक्शन का दौर है, आप देख रहे हैं कि मोदी जी का जमीन जो से पैर खिसक चुका है। आने वाला 2024 में 4 तारीख को मालूम चलेगा कि मोदी जी का क्या हाल है। वो तो 4 तारीख की बात छोड़ सर, 4 तारीख को भी रुक जाते हैं, 4 तारीख तक हम भी रुक जाते हैं, आप भी रुक जाते हैं, लेकिन अभी जो है आप अभी ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है कोर्ट के जो राजनीतिक जाएगा कोर्ट, ये नहीं, आपको नहीं, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के इशारे पर ये फैसला कोर्ट अदालतें दे रही हैं बीजेपी के इशारे पर, है ना? आपको साजिश लगता है? एक कोर्ट जाएगा, तृणमूल कांग्रेस कोर्ट में जाएगा और वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है आवेदन करेगा और देखिएगा विचार सही होगा। इसके पहले भी 26,000 ठीक है नौकरियां खा गया है, नौकरी खा गए बीजेपी के लोग, 26,000 लोगों का नौकरी खा गए। हाँ ठीक है, रुकिए राजीव तिवारी एक ही मुद्दे पर अभी बने रहते हैं, अभी नंदीग्राम पर भी मैं आऊंगा। सौरभ सिकदर, ये तो बात ठीक है कि एक जज साहब पहले जज से फिर उसके बाद आज आपके कैंडिडेट हैं, उसी आधार पर राजीव तिवारी और टीएमसी को लगता है कि भाई ये भी साजिश हो सकती है, हो सकता है कल को वो जो जज साहब का फैसला है कल को वो भी आपकी पार्टी से जो है चुनाव लड़ते दिखें, इसलिए वो इसको राजनीतिक साजिश मान रहे हैं और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राजीव तिवारी जी थोड़ा अध्ययन करके आते तो ऐसे बेबुनियाद बातें कभी नहीं करते। क्या भारत के संविधान में कभी भी लिखा हुआ है कि कोई जज रिटायरमेंट के बाद कोई राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन कर सकते? कहीं पे भी कोई कानून उसको रोकता है? यहाँ दुबे जी भी है, आइन के सलाहकार है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये तो उनके अपना चॉइस है, वो किसके साथ रहेगा किसके साथ नहीं रहेगा। अगर हमारे साथ नहीं रह के ये चोर टीएमसी के साथ रहते तब वो अच्छा हो जाता, तब उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। हालांकि जो यार आप बीच में बात बोल रहे हैं। राजीव तिवारी सुनिए, एक मिनट राजीव तिवारी सुनिए, एक मिनट राजीव तिवारी सुनिए, एक मिनट सौरभ जी, एक मिनट रुकिए, मैं उनको चुप करा रहा हूँ, सुनिए, एक मिनट चुप करा रहा हूँ। राजीव तिवारी सुनिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आपको बिल्कुल बोलने दिया गया, आपने अपनी बात रखी। अब सौरभ जी को अपनी बात रखने दीजिए, इस तरह से करेंगे तो फिर आपके बीच में भी वो बोलेंगे। ये रुकिए, अभी रुकिए, ठंडे रहिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ये नंदीग्राम थोड़ी है कि यहाँ पे नंदीग्राम बनाना है। रुकिए एक मिनट, अपनी बात उनको पूरी होने दीजिए। बोलिए सौरभ जी। मतलब डिबेट में भी गुंडागर्दी करेंगे टीएमसी वाले। अभी बात यह है कि देखिए, ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है और एक हाई कोर्ट का, ये तो बीजेपी ने ये फैसला तो नहीं सुनाया, किसी हाई कोर्ट ने सुनाया। अब हाई कोर्ट का जज आपको पसंद हो ना हो, आपको कोर्ट का जो गरिमा है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए था। आप खुले आप कैसे बोल सकते हैं किसी हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर या कोर्ट के ऊपर कि ये राय जो है ये बीजेपी के राय है, ये हाई कोर्ट का राय नहीं है। इमीडिएट ये भुआ भतीजा के ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला करना चाहिए और ये स्लो मोटो एक्शन लेना चाहिए हाई कोर्ट को। नहीं तो लोग जो है एक मिनट श्रीवास्तव जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, करोड़ों लोगों का आस्था की जगह है। जब उसका गरिमा को किसी ने ऐसे अपमान कर सकता है, उसको कोई ऐसे चैलेंज कर सकता है, तो ये पूरा गणतंत्र के ऊपर खतरा है और हाई कोर्ट को इसको मद्देनजर रखते हुए सुओ मोटो मामला स्टार्ट करना चाहिए। मैं डीके दुबे जी एक छोटा सा कमेंट आपसे, फिर मैं ब्रेक लूंगा, आपको शुक्रिया भी कहूंगा। मुझे लगता है आपने कहा ये सोमवार को अदालत खुलेंगी तो बहुत संभव है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला ममता बनर्जी के खिलाफ बनता है। मुझे लगता है जो अभी यहाँ पर राजीव तिवारी जी जो कह रहे हैं, मुझे तो लगता है वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का एक मामला बनता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि भी एक जज चले गए थे, इसलिए जो है ये जज जो है ये भी हो सकता है बीजेपी की साजिश, रणनीति के तहत, बीजेपी की एक साजिश के तहत फैसला दे रहे हो।
बिल्कुल ये जो कह रहे हैं ये कंटेम्प्ट की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लाभ हानि होता है, ना ही उसका संपर्क होता है, और ना ही वो किसी और ऑर्गन पर जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के समय पर किसी जज ने कोई ऑर्डर किया, उसके बाद वो इस्तीफा दे देता है, तो अब वो जुडिशियल पर्सन नहीं है, और जब वो कोई जुडिशियल पर्सन नहीं तो वो कहां जाएगा, कौन सी पार्टी में जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जज की सीट पर बैठकर अगर कोई निर्णय दिया गया है तो वो अदालत होती है, व्यक्ति नहीं, और अदालत ने जो कुछ भी कहा है उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत ही आप चैलेंज कर सकते हैं। अदालत को आप सरेआम बाजार में खड़े होकर ये नहीं कह सकते हैं कि ये फला पॉलिटिकल पार्टी की एजेंसी है। आप ममता बनर्जी जी का जो बयान आया, उन्होंने एजेंसी बता दिया भाई। ये एजेंसी की तरह हाईकोर्ट अगर काम करता है तो फिर कोर्ट की तो मान्यता ही खत्म होगी, फिर कौन कोर्ट को मानेगा, और कोर्ट को नहीं मानेगा, कोर्ट को डिनाई करेगा, मतलब सीधा कंटेम्प्ट है। ये कंटेम्प्ट। मैं तो कहता हूं जो कोर्ट को माने ना इस देश में, संविधान को, जो अदालतें संविधान के तहत मानी है, जो कोर्ट को ही ना माने, तो मुझे तो लगता है तानाशाह तो असली वही है जो देश की अदालतों के फैसले को जो है फाड़ के कूड़े डाल में डाल दे कि ये जो राजनीतिक साजिश लगती है। तो कंटेम्प्ट का मामला जो आपने कहा राजीव जी, उस पर भी बनता है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद डीके दुबे जी को शुक्रिया कर दूं, मैं मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे। मैं नंदीग्राम पर भी आऊंगा डिबेट में, राहुल लाल जी के पास भी आऊंगा, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं असली तानाशाह की। मैंने कहा तानाशाह जो हैं वो क्या करते हैं। इस चुनाव में तानाशाह को लेकर के लगातार जो है चर्चा होती रही है। जिस दिन से चुनाव का प्रचार शुरू हुआ, जिस दिन से देश चुनावी मोड में आया, उसी दिन से देश को असली तानाशाह से आज़ादी दिलानी है, ऐसे नारे लगते रहे। ये भी नारे लगते रहे कि जो है मोदी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे।
लेकिन अब तो हम सब असली तानाशाह के जो तमाम कैरेक्टर हैं वो तो हम बंगाल में देख रहे हैं, जहां हाई कोर्ट के फैसले को उड़ा करके फेंक दिया गया, कहा कि इसको लागू नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने कहा था कि बदला लूंगी, और अब बीजेपी कह रही है उसी के तहत बदला लेने की कार्रवाई के तहत बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ सौरभ सुखदर जुड़े हैं बीजेपी से, राजीव तिवारी टीएमसी के नेता हैं, मेरे साथ राहुल लाल जुड़े हुए हैं, जो है राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक हैं, और मेरे साथ अब प्रकाश चंडालिया जुड़ चुके हैं, कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक है। शुक्रिया आपका। तो राहुल लाल जी, असली तानाशाही आपको दिख रही है क्या बंगाल में, जहां पर हाई कोर्ट के फैसले नहीं माने जा रहे और ये कहकर कि बदला लिया जाएगा नंदीग्राम का, और उसके बाद हिंसा हो जाती है? ठीक है, पहले तो मैं जरा हाई कोर्ट के फैसले वाले प्रकरण पे आऊंगा, मैं फिर मैं नंदीग्राम के प्रकरण पे भी आऊंगा। तानाशाह पे नहीं आएंगे? नहीं, उसी तानाशाह के प्रश्न का ही उत्तर दूंगा कि देखिए, जो आपने पूरे निष्कर्ष जब भूमिका में रखा, दो बड़े निष्कर्ष आपने रखे, ममता बनर्जी के बयान को भी मैंने ध्यान से सुना और माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान को भी मैंने बड़ा ध्यान से सुन रहा था। ममता बनर्जी जिन्होंने चीज कही कि मैं उसे नहीं मानूंगी का आशय क्या है इसका आशय यह है कि वो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक न्यायिक व्यवस्था है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो हाई कोर्ट के आदेशों के ऊपर राजनीति करती है। वो ठीक है, करे, वो हम लोगों ने इसके पहले भी ध्यान दिया था अशोक जी कि जब राहुल गांधी को मानहानि का मामला लगा था। राहुल लाल जी एक मिनट राहुल लाल जी एक मिनट, आपने अभी डीके दुबे जी को सुना था? बिल्कुल, कानूनी मामलों के जानकार हैं। उन्होंने कहा कि उनका बयान जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के उसमें आता है। आप हाई कोर्ट के, आप दो शब्द होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो ये होता है कि हाई कोर्ट का फैसला है, आप कहें कि हम इसको चुनौती देंगे, हम इसको रिव्यू पिटीशन डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, लेकिन ये कहना कि हम इस फैसले को मानेंगे ही नहीं, जब आप ये कहते हैं ना तो उसमें तानाशाही दिखती है। ठीक है, मैं अब देखिए, आपको उसमें तानाशाही दिख रही होगी और मैंने उसका जो अर्थ निकाला सुनते ही स्वाभाविक तौर पे हमें लग रहा है आपको सर, यही तो बात है, जहां तानाशाही होती है वहां तानाशाही, यही तो दिक्कत है, जहां तानाशाही होती है वहां तानाशाही दिखती नहीं, असली ताना। इसलिए तो मैं सवाल उठा रहा हूं और इसलिए मैं आप सबसे पूछता हूं कि भाई असली तानाशाही, जहां असली ताना, आपको तो नंदीग्राम में भी दिख रहा होगा कि वहां मोहब्बत की दुकान खुली हुई है नंदीग्राम में, है ना, वहां पे लोगों के घर जल रहे हैं, हत्याएं हो रही है, आपको तो वहां भी मोहब्बत की दुकान दिख रही होगी। यही तो मैं इसीलिए तो मैं आप लोगों को जोड़ता हूं ताकि देश को पता चले कि असली तानाशाही जब दिखती है तो अब आप जैसे लोग जो है किस तरह का रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, बोलिए। देखिए, असली तानाशाही तो लोगों ने देखा ही है, मैं उसका नाम क्या लूं, वो पीरियड चला है, अच्छा खासा पीरियड चला है अपने देश में। क्या हो गया? मैं इस मुद्दे को पूरा कर लूं जरा सा। मैं जो कहना चाह रहा था, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि देखिए, हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो हाई कोर्ट का फैसला देखिए, ना तो कोई वो आखिरी फैसला तो है नहीं, तो वही जो है कि अंतिम सत्य है अपने संविधान के अनुसार। तो इसलिए मैं इसी संदर्भ में जब ये घटनाक्रम मैं सुबह से देख रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी जितनी आक्रामक हुई है, तो हमें ध्यान में आ रहा है जब राहुल गांधी को मानहानि का मामला था और उन्हें गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी, खूब लंबे चौड़े जो है कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले लिखे थे, बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की। मैं तो गुजरात हाईकोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में इतने पोथियां लिखी गई हैं, लेकिन उसमें मुख्य कारण लिखा ही नहीं गया है। तो देखिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रुकना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया, तो वो देखिए बाकी के पैसे तो उन्होंने प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हाईकोर्ट ने जो है कि जो मुस्लिमों को सर्टिफिकेट जारी किए थे उसे कैंसिल किया है, पहला लाइन उन्होंने बोला। दूसरा लाइन बोला ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकार छीने जा रहे हैं। और प्रकरण इसमें जो सर्टिफिकेट जो असंवैधानिक घोषित किए गए, सबों के घोषित किए गए, केवल मुस्लिमों के तो घोषित किए नहीं गए। नंबर 2, अरे सर एक मिनट राहुल लाल, एक मिनट, अब आप सुनिए, अब रुकिए, क्योंकि आप नहीं, अब आप बरगला रहे हैं, सुनिए, अब आप बरगला रहे हैं, आपने स्टडी नहीं किया है मामला। अभी डीके दुबे ने सारी चीजें बताई, आपने सुना नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आप इसी पे डिबेट करना चाहते हैं, क्या कोई कम्युनिटी में देश या दुनिया में कहीं भी है 92% कम्युनिटी जो है आरक्षण की हकदार? 92%, 92%। समझ रहे हैं आप इस बात को?
समझ रहे हैं आप इस बात को? मतलब हम ये मान लें अगर यही नियम, सुनिए एक मिनट, अगर यही नियम हिंदुओं पे लागू हो जाए तो इसका मतलब इस देश के 92% हिंदू जो हैं वो आरक्षण के हकदार हो जाएंगे। देश चलाना चाहते हैं आप कि क्या करना चाहते हैं आप? गटर में सुनिए, इस देश को कहां किस गड्ढे में ले जाना चाहते हैं आप लोग, जिस तरह से आप लोग वो करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, आपकी नहीं रुकिए, अब आप गलत जा रहे हैं। ये ओबीसी नहीं है, ये ओबीसी नहीं है, ये ओबीसी नहीं है। डीके दुबे जी ने जो कहा ये ओबीसी नहीं है, ये ओबीसी नहीं है। यही तो सवाल उठा है, ये मुस्लिम को ओबीसी बनाने की साजिश है, इसलिए लागू किया गया। रुक जाइए अब आप प्रकाश चंडालिया को लाइए। एक मिनट रुकिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए, प्रकाश चंडालिया को लाइए। एक मिनट सौरभ सिकदर, प्रकाश चंडालिया को लाइए। प्रकाश चंडालिया, मैं अभी नंदीग्राम पे आना चाहता था, लेकिन राहुल जी कानूनी मामलों के आज जानकार भी हो गए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो कांग्रेस समर्थक होते हैं वो कभी किसान मामलों के जानकार हो जाते हैं, कभी वो जो है सीए के जानकार हो जाते हैं, कभी वो अदालती मामलों के जानकार हो जाते हैं, कभी वो कृषि मामलों के, तो वो सब चलता रहता है। वो ठीक है, वो सब मामलों के जानकार है, इसलिए डीके दुबे से भी ऊपर उन्होंने ज्ञान दे दिया मुझे। लेकिन मैं आपका भी थोड़ा ज्ञान ले लूं। वो कह रहे हैं कि भैया, वो कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन लगाएंगे ना। एक मिनट रुकिए, राजीव तिवारी में आऊंगा। वो कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन लगाएंगे वो, तो फिर ठीक है, इसलिए जो है जरूरी थोड़ी मानना है। क्यों मानना? अंतिम फैसला तो होता नहीं है हाईकोर्ट। ऐसा है शोकी कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, इनका अपना कानून है, अपना शब्दकोश है और वे अपनी परिभाषाएं गढ़ती हैं। राजनीति के इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण अवसर शायद इसके पहले पश्चिम बंगाल में कभी नहीं आया होगा, जब इस प्रकार से कोर्ट की अवमानना की जाती रही होगी और न्यायाधीशों पर, उनके फैसलों पर टिप्पणी की जाती रही होगी। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय ममता बनर्जी ही एकमात्र ऐसी देश में मुख्यमंत्री होगी जिसने बंगाल में जब ईडी और सीबीआई आती थी उसका हमेशा विरोध किया। शुक्र है हाईकोर्ट का कि जिनके निर्देश पर यहां पर इतने भ्रष्टाचारों को उजागर किया है केंद्रीय एजेंसी ने। ममता बनर्जी की दृष्टि में एक धर्म का जब त्योहार आता है तो उस धर्म के लोग हिंसा नहीं करते, दूसरे धर्म का जब त्योहार आता है तो उसकी पूर्व संध्या पर ममता बनर्जी बयान जारी कर देती हैं कि हिंसा होने वाली है, आप लोग सावधान रहिएगा। एक वर्ग के लोग जब अपने आराध्य देव का नारा लगाते हैं तो हमारी दीदी को वो गालियां दिखाई पड़ती हैं। वास्तव में कारण यह है कि जब पार्टी के अंदर में जब शीर्ष नेतृत्व तो इस प्रकार के दृश्य का प्रदर्शन करेगा, इस प्रकार की भाषा बोलेगा, तो उनके जो छोटे नेता है वो और क्या बोल सकते हैं। राजीव तिवारी के व्याख्यान को, उनके प्रवचन को मैंने बहुत अच्छी तरह सुना जब उन्होंने अभिजीत गांगुली पर बहुत सारे आरोप लगाए। राजनीति में जब अपराधी घुस जाएंगे, भ्रष्टाचारी घुस जाएंगे, तो जो दृश्य उत्पन्न होगा वो आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, में इतनी बड़ी मैं कह रहा हूँ जाहिर सी बात है, अगर अपराधी घुस सकते हैं, डकैत घुस सकते हैं, तो भाई जज क्यों नहीं आ सकते राजनीति में, ये तो है। लेकिन मैं एक और ब्रेक ले रहा हूँ, फिर राजीव तिवारी आपके पास आ रहा हूँ, मैं नंदीग्राम पे आऊंगा। लेकिन राहुल लाल, जो आपने एक बात कही ना, मैं उसके बाद एक टिप्पणी के बाद जो है, वैसे एक मिनट सिकदर जी, टिप्पणी करना चाहता, अच्छा जल्दी से 10 सेकंड में, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है जी। नहीं, मैं बस खाली ये बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का डेटेड 18/6/2021 का नोटिफिकेशन है, मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ, वेबसाइट से भी मिल जाएगा। 37 रिक्रूटमेंट इसमें हुआ था, जिसमें 35 मुस्लिम, 37 में से 35। अब रुकिए राहुल लाल, रुकिए एक मिनट, मैं सिर्फ रुकिए एक मिनट, राहुल लाल रुकिए, सुनना पड़ेगा। वैसे आपकी बात से मैं सहमति जता रहा हूं। आपने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला तो अंतिम नहीं होता, वो सही बात है। कांग्रेस के लिए, टीएमसी के लिए और बाकी पूरे इंडी गठबंधन के लिए किसी भी अदालत का फैसला आखिरी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आखिरी नहीं होता। शाहबानो मामले में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया, कहा तुम्हारा फैसला अंतिम नहीं है, फैसला हमारा अंतिम है। और इसी तरह रुकिए, आवाज नीचे करिए इनकी। और अभी तो देखिए 3 तलाक पे लेकर सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। अब जो है कांग्रेस का घोषणा पत्र यह कहता है कि वो मुसलमानों को उनके निजी कानून देगा, मतलब 3 तलाक की वापसी का संकेत है। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 370 को जो हटाना सही था। लेकिन अभी इंडी गठबंधन के कई पार्टियां कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो 370 को वापस लाएंगे। तो इनके लिए कोई भी अदालत का फैसला अंतिम नहीं होता। अंतिम फैसला तानाशाह शासकों का होता है, और वही तानाशाही की देश में वापसी चाहते हैं, जो तानाशाही हमने 1975 में देखी थी, और जो तानाशाही हमने शाहबानो का फैसला पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए देखी थी, वैसी तानाशाही अब चाहते हैं। तो असली तानाशाह कौन है?
है, असली तानाशाही क्या होती है, ये मुझे लगता है देश की जनता को पहचानना चाहिए। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद नंदीग्राम पर आऊंगा मैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में दो डेवलपमेंट जो हुई, नंदीग्राम में जो हिंसा हुई और बंगाल में हाईकोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने मानने से इनकार कर दिया, उसी सब में चर्चा कर रहे हैं। राजीव तिवारी, सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूं, ममता जी ने 16 मई को हल्दिया में कहा था कि नंदीग्राम में उनकी जो हार हुई थी उसका बदला लिया जाएगा। बदला हो गया नंदीग्राम में, क्या कहेंगे आप? नंदीग्राम में मामा की मानुष जो है ना, शिक्षा देगी बीजेपी को। नंदीग्राम की जनता जो है तामलुक और कांठी में शिक्षा देगी, जहां से उनके पिताजी और उनके भाई खड़े हुए थे और वो बुरी तरह से हारेंगे, यही शिक्षा देगी। राजीव जी आप हर चीज पर, राजीव जी सुनिए, आप हर चीज को लेकर चुनाव नतीजे से क्यों जोड़ देते हैं कि जनता ये करेगी? जनता, मैंने पूछा अभी वहां हिंसा हो रही है, चिंता की बात ये है चुनाव होंगे, चुनाव नतीजे क्या होंगे, ये तो बात की बात है ना। एक महिला की मौत हुई है, सुनिए सर सुनिए, एक महिला की मौत हुई है, हाँ एक महिला की मौत हुई है, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है वहां पर।
संदेश खाली में भी जो है बीजेपी वाले लोग हल्ला किए थे और प्रधानमंत्री आकर के वक्तव्य देते थे, हमारे देश के गृह मंत्री आकर के वक्तव्य देते थे कि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है और ममता बनर्जी के राज्य में संदेश खाली में महिलाओं का जो है सिर है। लेकिन जब सच्चाई सामने आया तो सभी लोग भाग गए। सच्चाई सामने आ गई क्या? मेरी जानकारी में नहीं है सच्चाई क्या सामने आई है। अदालतों में साफ हो गया, सच्चाई सामने आ गई संदेश खाली की। जनता की अदालत में आ गई है, जनता की अदालत में आ गई भी आ जाएगी। जनता की अदालत में आ गई है और माफी मानुस ने जो है ये दिखा दिया कि 200 रुपए 2,000 रुपए दे करके तृणमूल के खिलाफ में बयानबाजी करने के लिए सादा कागज पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां के महिलाओं को जो है दे करके सौरभ सिकदर वो कह रहे हैं कि जैसे संदेश खाली में हुआ था, यहाँ पर भी आप लोग सारी साजिशें वहां आप लोग कर रहे हैं। बंगाल में ममता दीदी की सरकार भले ही है, लेकिन साजिशें तो वहां आप कर रहे हैं सर आए दिन। मेरे को लगता है ये टीएमसी का प्रवक्ता अखबार भी नहीं पढ़ते, तो फिर उनको मेरे को बोलना होगा। अच्छा चलिए, मैं मान लिया 1 मिनट के लिए बीजेपी का साजिश, तो शेख शाहजहां दूध के धुले हुए आदमी है क्या? करोड़ों रुपया उसने नहीं भर पे क्या ये जो रेशन घोटाले है उसमें उसने ईडी के ऊपर अटैक नहीं किया था क्या? वहां से इतना आर्म्स बरामद नहीं हुआ है क्या? रोहिंग्याओं को बिठाया नहीं है क्या? ये सारे साजिश थे। और बाकी जहां तक आप महिला, हमारे समाज का बंगाली समाज का बंगाली महिला जब निकाल के आके बोलते हैं कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, कम से कम उसका तो शर्म कीजिए, अदालत को फैसला लेने दीजिए। आप जो बोले हैं, जिसके जो वीडियो आपने छोड़ा है वो खुद हाईकोर्ट में जाके सीबीआई जांच मांगा है, इसमें जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसमें शेख शाहजहां जैसे नोटोरियस क्रिमिनल को अब हीरो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो बंगाल का जनता बेवकूफ तो है ही नहीं। ओके प्रकाश मेरा आखिरी कमेंट आपसे, एक मिनट में हाँ बोलिए एक लाइन में कहूंगा। बोलिए कि देखिए अभी इस समय 16 मार्च से चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है और एक तरह से पूरे देश का प्रशासन व्यवस्था चुनाव आयोग के अधीन ही चल रहा है इस समय। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होती है कि पूरे देश भर में शांति व्यवस्था कैसे बनी हुई रहे। तो ये फेलियर ममता बनर्जी की नहीं है, ये चुनाव आयोग के फेलियर के रूप में देखना पड़ेगा। वही अधिकारियों ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट प्रकाश चंडालिया, विधानसभा चुनाव के समय भी यही हुआ था, हिंसा हुई और कहा दिया गया कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। एक बार फिर जो है यही कहा जा रहा है कि देखिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, इसमें ममता सरकार क्या कर सकती है? जल्दी से, बहुत संक्षेप में। चुनाव आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, लेकिन अशोक जी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो प्रदेश मां काली और मां दुर्गा की वंदना करने के लिए अपनी विशेष पहचान रखता है, उस देश में और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं महिला है, वहां इस प्रकार से एक साधारण महिला, वो कोई प्रत्याशी नहीं थी, वो कोई बड़े शहर की नहीं थी, एकदम गरीब घराने की महिला, उसको जिस प्रकार से मार दिया गया और उसका बेटा इस हमले में जख्मी भी हुआ है। इस पर भी देखिए दुर्भाग्य यह है कि राजनीति करने वाले नेताओं की चमड़ी कितनी मोटी है कि उनकी संवेदना मर चुकी है, उन्हें जरा भी दर्द नहीं है, वे राजनीति की बात करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले संदेश खाली में एक टीम गई थी, केंद्रीय सुरक्षा के लोग गए थे वहां पर और उन्होंने जांच की थी, वहां पर बहुत सारी भारी मात्रा में बम बरामद हुए थे। मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि केंद्रीय टीम जो गई है वहां पर जांच करने, वही बम लेकर गई होगी, जबकि जिसके घर से बम बरामद हुआ उसकी पत्नी ने स्वयं कहा था कि हाँ ये बम की पेटी हमारे घर में रखी कुछ इसी तरह से बरकराने की कोशिश की जाती। कुछ इसी तरह से जो है अपराधियों को बचाया जाता है। और इसीलिए मैंने कहा नंदीग्राम हिंसा पर मौन, असली तानाशाह कौन, ये देश की जनता को तय करना है। जो अदालतों का आदेश हवा में उड़ा दे वो कौन है, वो क्या लोकतांत्रिक तरीका है या फिर वो तानाशाही है, ये देश की जनता तय करे। इसीलिए मैंने कि दो मुद्दे उठाए, लेकिन कुल मिलाकर जो बंगाल में हो रहा है वो चिंताजनक है। चुनाव आयोग संज्ञान ले, क्योंकि अभी फिलहाल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है। बाकी जो है जो कुछ सिचुएशन है वो आपके सामने है, फैसला जनता को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।